हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हैं? हेलो। हाँ तो बच्चों, देखिए बच्चों, हम आपके पास एक अच्छा एग्जाम्पल लेकर के आए आज। हमारा लास्ट टॉपिक चल रहा था रिलेशंस। देखिए बच्चों, हम रिलेशन में कुछ एग्जाम्पल्स मैंने बताए थे आपको, और उन एग्जाम्पल के आगे थोड़ा सा एक एग्जाम्पल और बताता हूँ आपको आज, जिससे कि आपका चैप्टर और क्लियर हो जाएगा। तो बच्चों देखिए, आपको अगर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आती है तो बेटा मेरे साथ शेयर कीजिए, और किसी भी तरह के अलग से क्वेश्चन आपको पूछना है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप सेंड करके अपने डाउट्स बेटा साथ साथ क्लियर करते रहिए। तो बच्चों देखो, रिलेशन में मैं एक अच्छा एग्जांपल आपको बताता हूँ। द रिलेशन आर इन द सेट ऑफ जेड इज डिफाइंड एज, द रिलेशन आर इन द सेट ऑफ जेड, जेड मीन्स इंटीजर नंबर। क्लियर है बेटा? defined as r equal to x comma y where x minus y difference of two integer is divisible by n, is divisible by n, form an equivalence relation, form an equivalence relation। अगर बेटा हम बात करें तो ये एकेडमिक में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और कंपटीशन में याद रखने वाली बात है, करके दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। बात समझ में आ रही बेटा? तो इसलिए आप इस क्वेश्चन को देखो, नोट कर लीजिए। तो देखिए क्या है आपके पास, द रिलेशन आर इन द सेट ऑफ जेड इज डिफाइंड एज दिस वन, फॉर्म एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो बेटा हमने इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए पहले बता चुके हैं हम आपको कि इक्विवेलेंस रिलेशन तभी पॉसिबल होता है अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव हो। तीनों टाइप के रिलेशन जिसके अंदर पॉसिबल होते हैं बेटा उसे हम इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। और इसके लिए सबसे पहले हमें चेक करके देखना चाहिए इक्विवेलेंस रिलेशन फॉर्म करने के लिए ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, ये ट्रांजिटिव सिमेट्रिक है कि नहीं है, ये ट्रांजिटिव है कि नहीं है। तो बेटा इसलिए मैं इसके बारे में बात करता हूं। तो देखो सबसे पहले हमें चेक करना पड़ेगा ये रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। तो देखो बेटा यहां पर एग्जाम में करने का तरीका क्या होता है, फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन, देखिए बेटा फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन जेड आर, अगर बात करते हैं इफ ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, फॉर ए बिलोंग्स टू जेड, फॉर ए बिलोंग्स टू जेड। तो बेटा यहां पर क्या है, ये अगर हम बात कर रहे हैं, अगर इफ ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ए बिलोंग्स टू जेड, अगर यहां पर बात करता हो तो बेटा a माइनस ए क्या आ रहा है, जीरो। a माइनस ए क्या हो गया आपका, जीरो। कोई डाउट? अगर दो इंटीजर का सेम इंटीजर होंगे, उन दोनों का डिफरेंस क्या आता है बेटा, जीरो, तो ये जीरो क्या n का डिविजिबल है? बात क्लियर हुई? अगर हमें दिया हुआ है इफ a कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, a कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ए बिलोंग्स टू जेड, क्या बताता है बेटा, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या होती है, x और y दोनों सेम होने चाहिए। दो सेम नंबर का डिफरेंस हमेशा कैसा आएगा, जीरो आएगा। कोई भी दो इंटीजर अगर आप यूज करते तो उनका डिफरेंस क्या आएगा, जीरो। अगर ये यहाँ पर रियल नंबर भी होता तब भी जीरो ही आएगा, तब भी जीरो ही आएगा, लेकिन यहाँ पर हम इंटीजर के लिए बात कर रहे हैं। तो बेटा देखिए ध्यान देना, जीरो क्या आपका n का मल्टीपल या डिविजिबल होता है? कुछ बच्चे यहाँ कंफ्यूज रहते हैं। तो बेटा a माइनस ए इक्वल टू जीरो, क्या जीरो n से डिविजिबल है? जीरो बेटा हर नंबर से डिविजिबल कहलाता है। जीरो को आप किसी से भी डिवाइड कर सकते हैं, जीरो के साथ आप कुछ भी मल्टीपल बता सकते हैं। तो बेटा ये आप कह सकते हैं a माइनस ए इक्वल टू जीरो इंटू n। क्लियर है बेटा? तो आप इसे कह सकते हैं डिविजिबल बाई n और मल्टीपल ऑफ n कह सकते हैं आप। बोलो क्लियर है? आप इसको एक और कह सकते हैं, दिस इज एन इवन नंबर। तो बेटा इसी तरह से मैंने इसके ऊपर तीन क्वेश्चन बना सकता हूं मैं, x कोमा वाई डिविजिबल बाई n। कभी कभी क्या कंफ्यूज करने के लिए देख देता है, x माइनस वाई इज ए मल्टीपल ऑफ n, x माइनस वाई इज ए मल्टीपल ऑफ n। और फैक्टर भी कह सकता है x माइनस वाई
इज हैज ए फैक्टर n। क्लियर है? तो बेटा यहां पर आप बात कर सकते हैं ये इवन नंबर भी हो सकता था। ये क्या हो सकता है? इवन नंबर। अगर मैं इसको लिख देता x माइनस वाई इज एन इवन नंबर, हमने लास्ट एग्जाम के आपको एक इवन नंबर वाला पढ़ा था। क्लियर है? उसको आप देख सकते हैं। तो दिस इज डिविजिबल बाई n, दिस इज ए मल्टीपल ऑफ n, दिस इज एन इवन नंबर। कोई प्रॉब्लम? तो बेटा ये हर हाल में किसी भी केस में अगर आप इसको चेक करके देखेंगे, ये हमारे पास किसी भी इंटीजर के लिए हमेशा जीरो आंसर देगा। जीरो हमेशा n का मल्टीपल भी होता है, n का डिविजिबल भी होता है, और जीरो बेटा इवन नंबर भी होता है। तो आप जीरो को आप क्या कह सकते हैं? मल्टीपल ऑफ n। जीरो को आप कह सकते हैं डिविजिबल बाई n, जीरो को कह सकते हैं इवन नंबर। बेटा ये तीनों टाइप के क्वेश्चन आप कर सकते हो। बेटा क्लियर है यहाँ? तो ये क्या करेगा? तो दिस इज therefore R is a reflexive। कोई प्रॉब्लम बेटा किसी को? समझ में आ रहा है सभी को? तो बेटा R क्या होगा? हमेशा रिफ्लेक्सिव रिलेशन फॉर्म करेगा, क्योंकि मुझे ये कंडीशन सेटिस्फाई करके देखना था। क्लियर है बेटा? तो फर्स्ट कैटेगरी हमारी यहाँ पर कंप्लीट होती है। तो फर्स्ट कैटेगरी क्या चेक करना था मुझे? रिफ्लेक्सिव। सेकंड कैटेगरी क्या होता है बेटा? फोर्स सिमेट्रिक रिलेशन। बोलो क्लियर है? फोर्स सिमेट्रिक रिलेशन इफ a comma b belongs to R such that a minus b is equal to n times of lambda। हमने लेट किया, क्योंकि किसका डिविजिबल होना चाहिए बेटा? n का डिविजिबल होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था बेटा? n का डिविजिबल होना चाहिए। a और b कहां से बिलोंग कर रहे हैं? z को। a b किसको बिलोंग कर रहे हैं बेटा? z को। अगर दोनों इंटीजर का डिफरेंस क्या है बेटा? n का कोई मल्टीपल आता है, देन b कॉमा a इज ऑल्सो बिलोंग्स टू R। तो b माइनस a क्या आएगा? माइनस टाइम्स ऑफ n लैम्बडा। तो दिस इज ऑल्सो इज डिविजिबल बाई n। आ रहा है कि नहीं बताइए? बोलो क्लियर है? तो बेटा मेरे पास जो नंबर आया है ये n का डिविजिबल है। अगर मैं a माइनस बी को n का मल्टीपल या डिविजिबल अज्यूम करता हूं, तो बेटा ये मेरे पास क्या आएगा? ये भी माइनस टाइम्स ऑफ समथिंग हो गया। तो माइनस में से n कॉमन ले सकते आप, तो n का तो डिविजिबल हो गया, n का मल्टीपल भी है ये। बेटा अगर इसको मैं आपको कह रहा हूं n का डिविजिबल है, तो ये भी n का डिविजिबल होगा। अगर ये n का मल्टीपल आप लेट करोगे, तो ये भी n का मल्टीपल कहलाएगा। बेटा क्लियर है कि नहीं? इसी को अगर मैं इवन नंबर के लिए चेक करता हूं, इसको बेटा मैं अगर इवन नंबर अज्यूम कर लेता हूं, क्या अज्यूम कर लेता हूं बेटा? इवन नंबर। तो ये भी इवन नंबर आएगा। क्या आएगा? 2 टाइम्स ऑफ लैम्बडा। तो क्या आएगा? माइनस के 2 टाइम्स ऑफ लैम्बडा। तो ये इवन नंबर कहलाएगा। देखो थर्ड क्वेश्चन को समझना बेटा। इसमें n का मल्टीपल हो, n का डिविजिबल हो, दोनों केस क्लियर है, एक ही बात कर रहे हैं। लेकिन अगर इवन नंबर की बात करूं, तो a माइनस बी को क्या अज्यूम करना पड़ेगा बेटा? 2 लैम्बडा। तो b माइनस ए क्या हो जाएगा? माइनस का 2 लैम्बडा। तो ये भी इवन नंबर होगा। कुछ बच्चे जानते नहीं है, कुछ बच्चे कहते हैं कि जी नेगेटिव इवन नंबर नहीं होता। नहीं बेटा, 2 से डिविजिबल जितने भी नंबर होते हैं वो सब इवन इंटीजर कहलाते हैं। बेटा क्लियर है? तो इवन पॉजिटिव इंटीजर अलग होते हैं, इवन नेगेटिव इंटीजर अलग, लेकिन है इवन नंबर। क्लियर है? तो आपको ध्यान रखना है। तीनों कैटेगरी क्लियर हो गई। बेटा क्लियर है कि नहीं ये बताओ? आप किसी भी क्वेश्चन के अंदर मल्टीपल क्वेश्चन बनाइए तो ज्यादा बेहतर होगा। समझ में आ गया? तो तीनों केस क्लियर है। आपको तीनों में से कुछ भी क्वेश्चन मिल सकता है। ठीक? तो बेटा ये क्या हो गया? Therefore this is form symmetric relation। बेटा बात क्लियर हो गई? तो ये सिमेट्रिक रिलेशन को फॉर्म कर रहा है। इस बात समझ में आ गया होगा आपको? कोई डाउट हो तो बताइए। आपने रिफ्लेक्सिव से प्रूव कर दिया, ये हमेशा रिफ्लेक्सिव होगा, ये हमेशा सिमेट्रिक होगा। तो थर्ड केस देख लेते। फॉर ट्रांजिटिव
रिलेशंस। तो बेटा फॉर ट्रांजिटिव रिलेशंस के लिए क्या होगा, हमारे पास अगर बात करते हैं हम, तो देखिए बेटा यहां पर क्या हुआ, इफ a comma b belongs to R, if a comma b belongs to R, बात समझ में आई कि नहीं है, if a comma b belongs to R such that a minus b is equal to n lambda 1 अज्यूम कर लिया मैंने, कोई प्रॉब्लम, n का मल्टीपल होगा, एंड b comma c is also belongs to R, कब होगा, जब b minus c भी n का मल्टीपल होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं। अगर मैं लेट करता हूं x माइनस वाई इज ए मल्टीपल ऑफ n, इफ एंड, अगर ये भी अज्यूम किया ये भी दोनों अज्यूम किया, n के मल्टीपल अज्यूम करने पड़ेंगे, देन चेक करना हमें a कोमा c, मतलब देखिए बेटा ये फर्स्ट और लास्ट बिलोंग्स टू r कब होगा, तो इन दोनों में देखिए बेटा यहां ध्यान से देखना, इन दोनों को आप ऐड कीजिए, जब आप इसे ऐड करेंगे तो a माइनस सी इज इक्वल टू एन टाइम्स ऑफ लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2, दोनों को ऐड करने के बाद क्या मिला आपको, मल्टीपल ऑफ n कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, मल्टीपल ऑफ n कहलाएगा कि नहीं, बताइए आप, कोई डाउट। तो बेटा इसलिए क्या हो गया, दिस इज ए मल्टीपल ऑफ n, दिस इज ए मल्टीपल ऑफ n, या डिविजिबल बाई n, तो ये नंबर डिविजिबल n का है, ये नंबर डिविजिबल n का है, a माइनस सी इज ऑल्सो डिविजिबल बाई n, तो दिस फॉर्म ए ट्रांजिटिव रिलेशन, दिस फॉर्म ए ट्रांजिटिव रिलेशन, कोई प्रॉब्लम किसी को, तो इसलिए यहां लिख सकते हैं हम देयरफॉर दिस इज फॉर्म ए ट्रांजिटिव रिलेशन। और जब बेटा ऐसी बात आती है तो आपको पता होना चाहिए, जब तीनों जगह कोई रिलेशन पास हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं हम, इक्विवेलेंस रिलेशंस कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा, देयरफॉर दिस रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस, बेटा क्लियर है कि नहीं, दिस इज एन रिलेशन ऑन जेड, बेटा क्लियर है, हर इंटीजर वैल्यू के लिए क्या करेगा, आपको जेड को रिप्रेजेंट करेगा, इक्विवेलेंस रिलेशन को रिप्रेजेंट करेगा। तो हमें क्या करना है बेटा, जब इसको मैं तीनों कैटेगरी में पास करके दिखाता हूं तो रिलेशन फॉर्म करना था डिविजिबल बाई एन, बेटा कंपटीशन में एकेडमिक में रट के जाना, एकेडमिक में पूरा का पूरा करके दिखाना, अगर आपको 4 नंबर चाहिए तो पहला आप रिफ्लेक्सिव से शो करके दिखाइए, वो डिविजिबल की बात करें, मल्टीपल की बात करें, इवन नंबर की बात करें, तो मुझे उम्मीद है शायद तीनों कैटेगरी समझ में आ गई। तो ये हमेशा किस तरह का रिलेशन फॉर्म करेगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन फॉर्म करेगा। ए और बी में अगर आप डिफरेंस की बात कर रहे हैं, उसे एन का मल्टीपल कहिए, एन का डिविजिबल कहिए, तो क्या होगा, उसको आप दोनों साइड से अगर आप देख रहे हैं तो दोनों में क्या मिल रहा है, आपको सेम नंबर मिलता है, ए माइनस बी और बी माइनस ए, एन के डिविजिबल या एन के मल्टीपल या इवन नंबर हो सकते हैं। यही बात मैं यहाँ पर कह सकता था बेटा, 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा 1, 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा 2, तो यहाँ क्या हो जाता है 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2, तो ये भी इवन नंबर हो गया, ये भी इवन नंबर हो गया कि नहीं बेटा, और ये भी क्या हो गया, एक इवन नंबर हो गया। आपको बात क्लियर हो रही कि नहीं मेरी है, तो ये बेटा इवन नंबर। अगर आप चाहते हो तो 3 क्वेश्चन एक साथ आप रीड कर सकते हो और ये सब के सब इक्विवेलेंस रिलेशन को फॉर्म करेंगे। तो मुझे उम्मीद है शायद बेटा ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर है। तो इस क्वेश्चन को आप ढंग से नोट कर लीजिए, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आए तो मेरे से बेटा पूछना। इस क्वेश्चन के अंदर आपको सारी कहानी मैंने सारी के सारी एक साथ अरेंज करके दिखाई, तो आप इसको बेहतर है इसको याद कीजिए, समझिए, अगर कोई प्रॉब्लम आती तो आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है ना। तो बेटा ऐसे नोट डाउन कीजिए, फिर आगे मैं नेक्स्ट आपको एक एग्जाम्पल और बताता हूँ। हाँ तो बच्चों देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करता हूँ मैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा क्या है, इफ r इक्वल टू r1, r2, r1 एंड r2 बोथ हैव द इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट, फॉर्म एन इक्विवेलेंस रिलेशन, फॉर्म एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो देखिए बेटा अगर मुझे इक्विवेलेंस रिलेशन इसे शो करके दिखाना है तो आपको पहले क्या चेक करना पड़ेगा,
रिफ्लेक्सिव चेक करना पड़ेगा। रिफ्लेक्सिव कब चेक करते हैं हम, जब x और y दोनों क्या होते हैं, नंबर सेम होते हैं। r कोमा r बिलोंग्स टू r, तो r क्या चीज है बेटा, एक फिक्स पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट की जो बीच की डिस्टेंस है वो आपके पास सेम आएगी, क्योंकि आप cp को cp के इक्वल अगर आप लिखते हो तो वे दोनों वैल्यू हमेशा सेम आएगी। बोलो क्लियर है, और मुझे यही दिखाना था। तो देयरफॉर दिस इज फॉर्म ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो ये क्या फॉर्म कर रहा है बेटा, आपको रिफ्लेक्सिव रिलेशन फॉर्म कर रहा है। क्लियर है, तो आप कभी भी किसी फिक्स पॉइंट से किसी पॉइंट को दो बार आप चेक करके देखोगे तो सीपी सीपी के हमेशा इक्वल ही आएगा। आप यहाँ सीपी सीपी लिख सकते हो, कोई दिक्कत। एक फिक्स पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट की डिस्टेंस अगर आप दोनों को सेम देखोगे तो उसकी डिस्टेंस हमेशा बेटा सेम आएगी। अगर ये बात हम सेकंड करते फॉर सिमेट्री, क्लियर है, देखिए बेटा, इफ r1 कोमा r2 r1 कोमा r2 बिलोंग्स टू r, देयरफॉर r1 इक्वल टू क्या होना चाहिए, r2, क्या होना चाहिए, r1 इक्वल टू r2, एंड देन r2 कोमा r1 क्या होना चाहिए बेटा, वो रिलेशन के अंदर बिलोंग करेगा। तो इसका मतलब क्या होगा, r2 इक्वल टू r1। तो हमने इसे क्या जूम किया, cp इक्वल टू cq, तो ये क्या हो जाएगा, cp इक्वल टू, तो यहाँ cq इक्वल टू क्या आएगा हमेशा cp। कैसे, देखिए यहाँ पर मेरे पास एक फिक्स पॉइंट है, एक पॉइंट मैंने p लिया बेटा, दूसरा पॉइंट मैंने क्या लिया, ये q लिया, ठीक। इसकी डिस्टेंस और इसकी डिस्टेंस अगर आप देख रहे हो, ये r1 है तो ये क्या है r2, दोनों वैल्यू क्या आ रही है, सेम। तो ये फिक्स पॉइंट था, तो फिक्स पॉइंट से अगर आप देख रहे हो तो ये फिक्स पॉइंट से जो डिस्टेंस थी, जो फिक्स पॉइंट है उससे जो डिस्टेंस आ रही दोनों पॉइंट की क्या आ रही, सेम आ रही है। तो इसलिए आप क्या लिखेंगे इसको, चाहे आप cp को देखो cq के साथ या cq को देखो cp के साथ, दोनों की डिस्टेंस हमेशा क्या रही। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या था, फिक्स पॉइंट्स है, पी पॉइंट की जो डिस्टेंस है, क्यू पॉइंट की जो सी फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस है, दोनों की वैल्यू सेम आएगी, चाहे आप सीपी को सी क्यू इक्वल कहो या सी क्यू को सीपी के इक्वल कहो। तो देखिए हमारे पास क्या करेगा ये, देयरफॉर दिस इज फॉर्म ए सिमेट्रिक रिलेशन। तो बेटा इसलिए आपको सिमेट्रिक भी हमेशा ये पास करके दिखाएगा। क्लियर है, तो देखिए हमारे पास थर्ड क्या होगा यहाँ पर, ट्रांजिटिव, फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशंस के लिए क्या करेंगे, इफ r1 कोमा r2 बिलोंग्स टू r, कैसे होगा बेटा, अगर दोनों वैल्यू क्या होनी चाहिए, r1 इक्वल टू क्या होनी चाहिए r2, एंड r2 कोमा r3, r2 कोमा r3 बिलोंग्स टू r, दैट मीन्स r2 इक्वल टू क्या आ रहा है r3, देन तो r1 कोमा r3 कैसा रिलेशन फॉर्म करेगा बेटा, क्योंकि r1 वैल्यू भी r3 के इक्वल ही आएगी, क्योंकि ये वैल्यू सब आपस में क्या होगी, सेम हो गई। तो यहां से क्या होगा, देयरफॉर दिस इज फॉर्म एन ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ट्रांजिटिव रिलेशन अगर होता है बेटा, तो आपके पास एक फिक्स पॉइंट है, तो आपने बेटा ये क्या जूम कर लिया, पी पॉइंट, ये क्या जूम कर लिया आपने, कोई क्यू पॉइंट, ये कोई आपने थर्ड पॉइंट जूम कर लिया, कोई एस पॉइंट। कोई दिक्कत हो तो बताइए। तो ये डिस्टेंस तीनों इक्वल आ रही है कि नहीं, और जब तीनों डिस्टेंस इससे इक्वल आती है तो ध्यान रखना बेटा, ये आपको एक लोकस ऑफ सर्किल प्रोवाइड करेगा। लोकस ऑफ दीज पॉइंट्स ऑलवेज फॉर्म ए सर्किल। देखिए बेटा इसको ध्यान से समझना, आपको पता है किसी फिक्स पॉइंट से वेरिएबल पॉइंट की डिस्टेंस अगर सेम आती है तो वो क्या कहलाता है बेटा, सर्किल कहलाता है, और फिक्स पॉइंट क्या कहलाता है, उसका सेंटर कहलाएगा, और डिस्टेंस क्या कहलाएगी बेटा, हमेशा रेडियस कहलाएगी। तो ये क्या बन गया आपका फिक्स पॉइंट, सेंटर बन गया, सेंटर, और ये क्या बन गया बेटा, रेडियस। तो आपको ध्यान रखना है, रिलेशन में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये क्या बन गया आपके पास, देयरफॉर दिस इज फॉर्म ए ट्रांजिटिव
रिलेशन। देन तो आप क्या लिखेंगे बेटा, ये आपके पास देयरफॉर दिस रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस। बेटा समझ में आ रहा है आपको, रिलेशन। और जो बच्चा इसको पूरा ऐसे लिख देगा, 4 नंबर का क्वेश्चन होता है। ज्योमेट्री का यूज करे तो और भी बढ़िया होता है बेटा, ध्यान देना। इसलिए बेहतर है किसी चीज को समझना, प्रैक्टिकली उसे समझना चाहिए, उस क्वेश्चन को उसी तरह से हमें करके देखना चाहिए। तो बेहतर है कि हम इस तरह के 4 स्टेप अगर बढ़िया से लिख देते तो क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं हो सकता, अच्छे नंबर मिलेंगे, इंप्रेशन अच्छा होता है। टीचर के ऊपर इंप्रेशन दिखाना है, अपनी नॉलेज का बेटा अच्छी तरह से एक्सप्लेनेशन देना है, तो आप बेहतर तरीका यूज कीजिए। एक अच्छा तरीका लिखने का होना चाहिए। तो सारे के सारे इक्विवेलेंस फॉर्म करने के लिए आपको ये स्टाइल यूज करना है। मैंने देखो इसके ऊपर 4-5 क्वेश्चन करा दिए। मैं समझता हूँ एकेडमिक में इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं होती है। अगर आपको किसी भी टाइप का क्वेश्चन मिलेगा तो इक्विवेलेंस प्रूव करने के लिए आपको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, तब जाकर के आप उसे रिफ्लेक्सिव शो करके दिखा सकते हैं। तो बेटा ऐसा नोट डाउन कीजिए, और इसी तरह के क्वेश्चन आपको रिलेशन में कोई भी मिले, किसी तरह का डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। तो मैं समझता हूँ रिलेशन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। बेटा मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मेरे चैनल देव क्लासेज अलीगढ़ को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, सब इसको जो है ना शेयर कीजिए। कहीं भी प्रॉब्लम आती है तो मैं कोशिश करूंगा आप लोगों के लिए ज्यादा से ज्यादा बेहतर करने की कोशिश करूंगा। तो रिलेशन हमारा 12th क्लास का जो पहला ही चैप्टर है, उम्मीद है कि आपको रिलेशन समझ में आ गया होगा। 11th वाला पार्ट भी मैं इसमें पूरा पढ़ा चुका हूँ, 12th का भी पढ़ा चुका हूँ। कंपटीशन में क्या होता है, आपको रटा हुआ होना चाहिए रिलेशन को, इतना नहीं कि हम उसे टेंशन वाला कोई ऐसा उसमें पार्ट नहीं होता। तो बेहतर है इसे आप नोट डाउन कीजिए, और इसको जो है ना आप रिलेशन को कंप्लीट करने के बाद हम नेक्स्ट चैप्टर को फिर आगे लेके चलेंगे। नोट कर लीजिए। तो बच्चों इसलिए अगर किसी भी तरह की प्रॉब्लम आपके पास रिलेशन में आपको क्रिएट करती है, कोई किसी तरह की प्रॉब्लम आती है, तो आप उसको मेरे पास शेयर कीजिए। मैं आपको उसका बेहतर सोल्यूशन व्हाट्सएप पे भी लिख करके दे दूंगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो आपको बेहतर तरीका आना चाहिए। तो बेटा बेहतर है कि हम एक दूसरे का साथ दें, और मैं समझता हूँ कि आप मेरी इस पे वीडियो पे कमेंट्स किया कीजिए बेटा, क्या आपकी डिमांड है, क्या प्रॉब्लम है, क्या अच्छा लगा, कोई डाउट है, कोई वर्ड समझ में ना हो, किसी तरह की प्रॉब्लम होती है बेटा कमेंट्स जरूर किया कीजिए। और मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और बेटा अपने दोस्तों से कहिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ताकि देखो इस टाइम ये टाइम है ऑनलाइन क्लासेस का, तो हमारे पास एक बेहतर सोल्यूशन होना चाहिए। आप इस वीडियो को बार बार देखिए, किसी तरह की प्रॉब्लम आए तो आप मुझे बताइए। तो बेटा आपका मैं अपने तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मेरे चैनल को देखते हैं, मेरे चैनल के साथ आप जो है ना वर्क करते हैं, मेरा हौसला बढ़ता है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरे साथ में इसी तरह से मुझे सपोर्ट कीजिए। मैं आपके साथ में हमेशा अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ आपको सुविधा देता रहूंगा। तो बेहतर है कि बेटा, ठीक है ना, तो यही चीज है कि हम एक दूसरे का साथ दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।